हेलो फ्रेंड्स, मैं चतुर एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ सुशांत राजपूत के केस में हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसके कंक्लूडिंग पार्ट को लेकर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस की, जजमेंट्स की, जिन पर की रिलाई करते हुए जस्टिस हरिकेश रॉय जी के बेंच ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को वैलिड लीगल ठहराते हुए रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर पिटीशन को डिसमिस किया। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई देखो चतुर, अब जो इस केस के साथ जुड़े हुए बाकी इम्पोर्टेंट लीगल प्रोविजंस हैं और जजमेंट्स हैं जिनमें कि इस केस पर रिलाई किया गया, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जो अंतिम प्रश्न आया जस्टिस हरिकेश रॉय जी के बेंच के समक्ष वो ये था कि भाई जो सीआरपीसी की सेक्शन 406 है उसमें सिंगल जज की जुरिडिक्शन का क्या स्कोप है और क्या कोर्ट जो है वो कंप्लीट जस्टिस करते हुए अंडर आर्टिकल 142 कोई इस प्रकार की डायरेक्शन दे सकती है। यहाँ पर चतुर समझने लायक ये बात है। देखो, सीआरपीसी की जो सेक्शन 406 है उसके अधीन बिल्कुल ये पावर नहीं है, पर डेफिनेटली आर्टिकल 142 के अधीन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये अधिकार जरूर रखती है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से समझो कि क्राइम कहीं पर भी हुआ हो, अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी जीरो एफआईआर कहीं भी लॉन्च हो सकती है अगर कार्यवाही नहीं हो रही है तो इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगी और ट्रायल शुरू होगा तो अगर बिहार के मजिस्ट्रेट के आगे वो लाया जाएगा तो बिल्कुल वैलिड होगा। हाँ, पर यहाँ पर अगर बिहार के जो मजिस्ट्रेट हैं उनको लगता है कि भाई ट्रायल मुंबई में होना चाहिए था तो वो मुंबई के जो मजिस्ट्रेट हैं वहां पर इसको भेज सकते हैं। समझे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेक्शन 406 ऑफ सीआरपीसी के अधीन केसेस और अपील्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफ़र नहीं की जाती। हाँ, पर आर्टिकल 142 के अधीन ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर सीबीआई हैं उन पर ये रिस्ट्रिक्शन होती है, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है कि जैसे कि दिल्ली स्पेशल पुलिस जो इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की सेक्शन 5 है उसके अधीन उन्हें जो है स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ती है किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके ऊपर ऐसी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझे चतुर? यहाँ पर जो है आर्टिकल 142 को इन्वोक करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो गई थी। यहाँ पर इस केस में एक तरफ तो पटना पुलिस का भी ज्यूरिडिक्शन बन रहा था, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस का भी ज्यूरिडिक्शन बन रहा था। पटना पुलिस का यहाँ पर सेक्शन 406 आईपीसी के अधीन ही ज्यूरिडिक्शन बन रहा था, बाकी सारे ऑफेंसेस तो मुंबई में ही हुए थे। और यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये एप्रीहेंशन जताया कि भाई कल को सेक्शन 175 सबसेक्शन 2 सीआरपीसी के अधीन जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है मुंबई पुलिस को पता चलेगा तो वो भी एफआईआर लॉन्च करके तहकीकात शुरू ना कर दें। और फिर सेक्शन 6 और सेक्शन 5 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में अपनी पावर्स का एक्सरसाइज करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी फिर कहीं सीबीआई को ये केस इन्वेस्टिगेशन के लिए ना दे दे। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आर्टिकल 142 को इन्वोक करना बहुत ज़रूरी हो गया था और जिसका कि हमें बेहतरीन उपयोग यहाँ पे दिखाई देता है। समझे? यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिया चक्रवर्ती की पिटीशन पर ऑब्जर्वेशन देते हुए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट केवी राजेंद्रन वर्सेस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस चेन्नई 2013 इस जजमेंट को कोट करते हुए कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र जो है वो सेक्शन 406 सीआरपीसी के अधीन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आर्टिकल 142 जो है उसको इन्वोक करके इसको किया जा सकता है। पर भाई यहाँ पर इसका उपयोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही किया जाना चाहिए। एक्सेप्शनल केसेस में पार्टीज को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में उसको इंस्टिल करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
क्योंकि अब ये जो केस है सुशांत राजपूत के केस में, ये दोनों ही यार्डस्टिक जो थी वो पास हो रही थी, तो आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, यहाँ पर चतुर आर्टिकल 142 में अपनी पावर्स का उपयोग करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब रिया चक्रवर्ती की जो ट्रांसफ़र पटिशन थी वो पेंडिंग थी, और उसी समय के दौरान जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी उसे, और बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए कंसेंट दी, उसको भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करती है, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस की यहाँ पर ना हो। समझे? यहाँ पर जस्टिस हरिशकेश रॉय जी ने मोनिका कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 की जो जजमेंट है उसका भी रेफरेंस लेते हुए बताया कि भाई आर्टिकल 142 को कब और कैसे यूज़ करना है, इसका डिस्कशन भी इस ऑर्डर में किया गया। चतुर, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के केस में जो जस्टिस हरिशकेश रॉय जी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक और जो इम्पोर्टेंट जजमेंट है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999 की ये जजमेंट है, उस जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए डिविजनल बेंच के जो डिसीजन का डिस्कशन करते हुए उन्होंने यहाँ पर सेक्शन 177 सेक्शन 178 सीआरपीसी की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि भाई जहाँ पर पार्ट कॉज ऑफ एक्शन भी हुआ है ना, या अनसर्टेन है कि भाई यहाँ हुआ है या कहीं और हुआ है या पार्टली पार्टली भी हुआ है, तो आप इंक्वायरी या ट्रायल दोनों में से एक जगह कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट का रेफरेंस लिया गया बाय जस्टिस हरिशकेश रॉय जी, और ये जजमेंट है जो वो अरिजीत प्रसाद जी ने दी थी। वाई अब्राहम अजीत वर्सेस इंस्पेक्टर पुलिस ऑफ चेन्नई 2004 की ये जजमेंट है, और यहाँ पर भी उन्होंने डिविजनल बेंच है उन्होंने यही बात कही कि भाई अगर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पार्टली एक जगह पे हुआ है पार्टली दूसरी जगह पे हुआ है, तो डेफिनेटली आप जो है इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं, और यही सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अंतर है। तो यहाँ पर पटना पुलिस ने इंक्वायरी इनिशिएट करके बिल्कुल सही किया। एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट जिस पर कि इस केस में रिलाय किया गया, जिसकी डिस्कशन हुई चर्चा हुई, वो थी राशिक लाला दलपत राम ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है 2010 की, इसमें भी सतविंदर कौर का जो केस है उस पर रिलाय किया गया, और यह कहा गया कि भाई कोई भी पुलिस ऑफिशियल जो है वो इन्वेस्टिगेशन से इसलिए रिफ्रेन नहीं कर सकता कि भाई ये जो क्राइम है वो उसकी टेरिटरी में नहीं हुआ, या कॉज ऑफ एक्शन जैसा कि सिविल में कंसिडर करते हैं या ऑफेंस और जो है वो क्रिमिनल साइड में कंसिडर करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो अगर पार्ट ऑफ द जो है कॉज भी जो है वो आपकी टेरिटरी में हुआ है, तो आप इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का जो पॉइंट है उसको इन्वेस्टिगेशन की कंप्लीशन के बाद भी देखा जा सकता है। और इस पॉइंट के अधीन ही जो पटना पुलिस है उसके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई उसको बिल्कुल वैलिड ठहराया गया। रिया चक्रवर्ती के केस में एक और इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट है जिस पर कि रिलाय किया गया वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस संपत लाल 1985 की ये जजमेंट है, और इस जजमेंट पर रिलाय करते हुए जस्टिस हरिशकेश रॉय जी ने ये कहा कि ठीक है, ऑर्डिनरीली जो है सीबीआई को कोई भी मैटर इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं दिया जा सकता, और सीबीआई भी जो है वो स्टेट की कंसेंट के बिना सुओ मोटो कोई भी इन्वेस्टिगेशन खुद से इनिशिएट नहीं कर सकती, क्योंकि क्वासाई फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है इससे। लेकिन ये जो सारे फैक्टर्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सीबीआई के लिए हैं,
सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और वो ऐसी डायरेक्शंस देने के लिए बिल्कुल कॉम्पिटेंट हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ अ स्टेट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के केस में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक और जजमेंट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010, इस जजमेंट पर रिलाय करते हुए यह कहा कि भाई जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं पार्लियामेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और एग्जेक्टिव के ऊपर पार्लियामेंट के द्वारा किसी इनेक्टमेंट के तहत, भाई वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किसी तरह से भी जुडिशरी के ऊपर नहीं है under Article 32 and under Article 226 of the Constitution। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री 2 ऑफ लिस्ट 1 7th शेड्यूल को एक तरफ लिया और एंट्री 2 कैपिटल ए एंट्री 80 ऑफ लिस्ट 1 को दूसरी तरफ लिया और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी करते हुए कहा कि भाई किसी भी दूसरी एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करवाया जाना परमिसिबल है प्रोवाइडेड के कंसर्न्ड स्टेट की वहाँ पर कंसेंट ली जाए। और एक्सेप्शनल सिचुएशंस में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हैं वो भी इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती हैं और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ऐसा करती हैं तो वो किसी तरह से भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो है वो वायलेशन नहीं करती और ना ही जो है कोर्ट्स के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है जो कि सीबीआई के ऊपर है या यूनियन के ऊपर है। समझे? देखो चतुर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जो पॉइंट था उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा कि बाय द इंक्लूजन ऑफ सर्टेन सेक्शंस ऑफ आईपीसी इस जो केस का ज्यूरिडिक्शन है वो बहुत वास्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो केस दर्ज करवाया गया था वो ना केवल रॉन्गफुल रिस्टेंट के लिए था अंडर सेक्शन 341 ऑफ आईपीसी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 342, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस 380, इसके अलावा सेक्शन 406 criminal breach of trust, 420 cheating, 306 abetment to suicide, 506 criminal intimidation और 120 के अधीन जो था क्रिमिनल कॉन्सिपरेंसी, इन धाराओं के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर जो था ये केस रजिस्टर किया गया था। तो इसमें से जो 406 है और 420 है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आती है तो वो सेक्शन 406 के अधीन ही देखा जाता है, तो वहाँ पर ज्यूरिडिक्शन बहुत बढ़ जाता है। जैसा कि जस्टिस केहर ने ली कुंही सैंगसम कॉरपोरेशन साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ 2012 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें कि सेक्शन 181 सब सेक्शन 4 को डिस्कस करते हुए कहा गया था कि भाई जब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है ना तो ऑफेंस जहां हुआ हो, जहां प्रॉपर्टी का थोड़ा भी हिस्सा हो, जहां रिसीव हुआ हो, जहां रिटेन था, जहां पर रिटर्न करना था या जहां पर अकाउंटेड फॉर था, तो इन सभी प्लेसेस पर उसकी ज्यूरिडिक्शन हो सकती है। सुशांत के अकाउंट भी जो थे वो बिहार और पटना में भी थे और कुछ जो प्रॉपर्टी थी रिया के ट्रस्ट में थी, तो या तो वो उसे मुंबई में रिटर्न करती या उसकी मृत्यु के बाद वो बिहार में रिटर्न करती। तो फिर इस तरह से डेफिनेटली जो है ये कंट्रोवर्सी और कन्फ्यूजन तो दूर हो जाता है कि बिहार और पटना का यहाँ पर केस रजिस्टर करना जो था वो इलीगल था या वैलिड नहीं था। सेक्शन 406 के कारण इस केस को बहुत मजबूती मिलती है। तो इस तरह से बिहार पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं थी मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर करने की। और मोर ओवर जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अधीन जो है बिहार गवर्नमेंट पूरी तरह से कॉम्पिटेंट थी केस जो है वो सीबीआई को सौंपने के लिए। तो यहाँ पर पटना पुलिस भी और बिहार गवर्नमेंट का ये जो स्टेप था केस हैंडओवर करने का सीबीआई को, वो पूरी तरह से लीगल है, वैलिड है।
जी हाँ, इन 3 वीडियोस के द्वारा ये पूरी कोशिश की गई कि रिया चक्रवर्ती के ट्रांसफ़र पटिशन के डिसमिसल में जितने भी लीगल प्रोविजंस थे या जितने भी इम्पोर्टेंट केसेस थे उनकी जो चर्चा हुई उनके बारे में अपने दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को पूरी जानकारी दी जा सके। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी आशा के साथ कुछ नए प्रोविजंस के साथ, लीगल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।